Good morning students, myself Professor Anil Kumar, and today I'll be covering the next topic, that is topologies of your syllabus. So let's start with the topology. So topology means physical arrangement. टपोलॉजी का मतलब होता है आपका फिज़िकली आपका जो कंप्यूटर्स का नेटवर्क है वो देखने में कैसा है, ठीक है, फिज़िकल अरेंजमेंट, या इसको बोलते हैं हम द वे द नोड्स इन अ नेटवर्क आर इंटरलिंक्ड, कि एक नेटवर्क में आपकी नोड्स आपस में कनेक्टेड कैसे हैं फिज़िकली, उन्हें हम बोलते हैं टपोलॉजी। यानी कि आपका जो कंप्यूटर का नेटवर्क बना है वो देखने में कैसा लग रहा है, ठीक है। तो जब हम टपोलॉजीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम इसके कुछ फीचर्स या आप कह सकते हो कुछ पॉइंट्स जो हैं हम वो ध्यान में रखते हैं। तो सबसे पहले हम किसका ध्यान रखते हैं, कॉस्ट का, कि जो आप टपोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर रहे हो उसके लिए आपकी कॉस्ट कितनी लगेंगी, आपके पैसे कितने लगेंगे। सेकंड हम देखते हैं रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब आपका जो नेटवर्क बन गया है वो डाटा ट्रांसफ़र कर रहा है तो वो कितने दिन आपका डाटा ट्रांसफ़र करता रहेगा और ठीक ढंग से करता रहेगा। थर्ड हम देखते हैं स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मीन्स आपने एक नेटवर्क को तो बना लिया, अब नेटवर्क में आपको कंप्यूटर्स हो सकता है ऐड भी करने हो सकता है कल को आपको कुछ उसमें से कंप्यूटर निकालने भी हो, तो आपको दोनों काम करने पड़ते हैं। तो वो दोनों काम करने आपको कितने आसान हैं या कितने मुश्किल हैं, उसे हम बोलते हैं स्केलेबिलिटी। उसके बाद हम देखते हैं बैंडविड्थ, कि जो आपको कम्युनिकेशन लाइंस दी रखी हैं उसकी पूरी की पूरी बैंडविड्थ एक ही कंप्यूटर यूज़ कर रहा है या सारे उसको शेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं बैंडविड्थ। जैसे आप एक जो हमारे गांव में जो सड़कें जाती हैं वो होती हैं वन वे, मतलब एट ए टाइम एक ही बंदा उसको जा सकता है, अगर दूसरे को क्रॉस करना है तो उसको जगह देनी पड़ेगी, तो यानी कि वहाँ पे बैंडविड्थ कम है। तो अगर आप हाईवे पे चले जाओ तो दोनों जो गाड़ियाँ हैं वो एट ए टाइम एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं, उसमें बैंडविड्थ और ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस तरह आपको जो वायर्स हैं उन पे पूरी की पूरी बैंडविड्थ आपको दे रखी है या वो आपस में शेयर्ड है। फिफ्थ हम देखते हैं ईज़ ऑफ इंस्टॉलेशन, कि आपको जो इम्प्लीमेंट करना कितना आसान है टपोलॉजी को, ठीक है। सिक्स्थ हम देखते हैं ईज़ ऑफ ट्रबल शूटिंग, कि अगर उसमें कुछ कल को प्रॉब्लम आ गई तो उसको ट्रबल शूट करना कितना आसान है, ठीक है। लास्ट में हम देखते हैं डिले, कि जो डाटा ट्रांसफ़र है उसकी जो स्पीड है डाटा की पहुंचने की उसमें कितना डिले होता है या वो कितनी जल्दी पहुंच जाता है। तो टपोलॉजीज़ की जो कुछ टाइप्स हैं, हमारे पास 6 टाइप्स हैं, तो हम वो डिस्कस करेंगे। पहली टाइप आती है बस, सेकंड आती है आपकी रिंग, देन स्टार, देन मैश, उसके बाद आपके पास आएगी ट्री और लास्ट में आएगी आपकी हाइब्रिड। तो ये 6 टाइप्स हैं हमारे पास टपोलॉजी की, तो हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बस की। तो अब जैसे नाम से क्लियर हो रहा है कि बस टपोलॉजी में क्या है, बस के रूल को हम फॉलो करेंगे। बस में क्या होता है कि एक बस जा रही है, उसमें एक से ज़्यादा पैसेंजर्स जो है वो ट्रैवल करते हैं। तो आप अगर पैसेंजर्स को पैकेट्स मान लो, डाटा मान लो, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो उसी तरह हमारे पास कंप्यूटर में भी हम जो कंप्यूटर की नोड्स हैं उनको फिज़िकली इस तरह कनेक्ट करेंगे कि हमें वो बस की तरह लगेंगे। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक मेन वायर होती है जिसे हम क्या बोल देते हैं, बस। तो ये मेन वायर है, ये आपकी होगी बस। इसके लास्ट में एंड में हमने क्या लगा रखे हैं, टर्मिनेटर। तो ये क्यों लगाए हुए हैं ये मैं आपको डिस्कस अभी कर देता हूँ, फ़िलहाल आप याद कर लोगे। ये लास्ट में हमने क्या लगाते हैं, हम टर्मिनेटर। अब इस बस में एक से ज़्यादा पैसेंजर्स बैठ सकते हैं, तो यहाँ पे पैसेंजर्स कौन है, नोड्स N1 N2 N3, ये आपके कंप्यूटर या कोई भी डिवाइस जो नेटवर्क पे ऊपर डाटा सेंड करनी चाहती है तो वो आपकी इस पर कनेक्ट हो गई। तो कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ कनेक्टर उन्होंने लगा रखे हैं। तो इन लाइंस को हम टेक्निकली बोलते हैं ड्रॉप लाइंस और इनको हम बोलते हैं टैप्स। तो अब होता क्या है कि अगर N1 ने डाटा सेंड करना है तो वो ड्रॉप लाइन के थ्रू इस मेन वायर के ऊपर सेंड कर देता है। अब ये मेन वायर को सारे जने शेयर कर रहे हैं, तो ये डाटा सभी के पास अवेलेबल है। अगर ये डाटा हमने N3 को भेजा है तो हर डिवाइस, जितनी भी इस पर डिवाइसेस लगी होंगी, वो क्या चेक करेंगे कि ये जो डाटा है वो उनके लिए है या नहीं है, यानी कि उनके डेस्टिनेशन एड्रेस को वो अपने एड्रेस के साथ मैच करेंगे। अगर तो वो मैच होता है तो वो डाटा को रिसीव कर लेंगे, अदरवाइज़ वो मेन लाइन पे उसको ट्रैवल करने देंगे। तो जब ये मेन लाइन को ट्रैवल करता करता लास्ट में पहुँच जाएगा डाटा, तो ये क्या करता है, बाउंस बैक होता है, क्योंकि डाटा एक्चुअल में क्या सिग्नल ही होगा, आपका कोई इलेक्ट्रिक सिग्नल होगा। तो अगर वो सिग्नल बाउंस बैक हुआ तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
तो प्रॉब्लम क्रिएट ना करे इसलिए उसको लास्ट में टर्मिनेटर कर दिया कि उसको एब्जॉर्ब कर लिया कि अगर N1 ने डाटा भेजा था, अगर किसी ने उसको रिसीव नहीं किया और वो लास्ट में किसी तरह पहुंच गया तो उसको एब्जॉर्ब कर ले, वो बाउंस बैक पीछे को ना आ जाए। तो यही चीज़ें आपको एग्जाम में लिखनी होती है कि इन बस टोपोलॉजी वी हैव अ मेन लाइन दैट इज़ कॉल्ड एज अ बस. At the end of the bus we make use of the terminators that are used to absorb the signals so that the signal couldn't bounce back on the main line. Then we use the drop lines to connect the nodes with the help of taps to the main line, कि आप मेन लाइन्स के साथ कनेक्ट कैसे होते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप लाइन्स एंड द टैप्स, जिसको हम कनेक्टर भी बोलते हैं. तो हम इस वायर को पंक्चर करके ये आपस में कनेक्ट करते हैं, यानी कि इसमें कॉपर वायर लगाई होती है, इसमें भी कॉपर वायर होती है, या कोई भी वायर होगी वो आपस में आपने कनेक्ट करनी है, क्योंकि ऊपर तो आपके यहाँ पे वो प्लास्टिक वगैरह लगी हुई होती है, तो आपने उसको हटा के जो आपने कॉपर वायर है उसको इसके साथ जो है कनेक्ट करना होता है. सो दिस इज़ कॉल्ड बस. उसके बाद हम इसकी देखते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, कि इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है. तो पहली एडवांटेज इसकी क्या है, ईजी टू इंस्टॉल, कि आपको जो है इंस्टॉल करना तो आसान है, क्योंकि आपने एक मेन वायर लगानी है, उसी के साथ आपको सब कुछ कनेक्ट कर देना है. लेस कॉस्ट, आपके पैसे भी इस पर कम लगते हैं. ठीक है. ईजी एक्सपेंशन यानी कि स्केलेबिलिटी, कि आपने कोई नया नोड अटैच करनी है तो आपको सिर्फ ड्रॉप लाइन की ज़रूरत है, अगर आपने उस नोड को हटाना है तो आपको सिर्फ ड्रॉप लाइन को डिलीट करने की ज़रूरत है, यानी कि उसको डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत है. उसके बाद अगर एक आधी नोड आपकी फेलियर भी हो जाए तो आपके पूरे नेटवर्क के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ वही नोड आपको रीचेबल नहीं होगी, बाकी सारी नोड्स जो वो एज इट इज़ चलती रहेंगी. अब डिसएडवांटेजेस क्या है कि अगर आपकी मेन लाइन फेल्स हो जाती है, अगर आपकी मेन लाइन फेल हो गई तो आपका सारा नेटवर्क क्या हो जाएगा, डाउन. ठीक है. उसके बाद आपको डायग्नोस करना मुश्किल है, डिफ़िकल्ट टू डायग्नोस, कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ गई आपके नेटवर्क में तो आपको उसको आइडेंटिफाई करना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है. आपका असेस जो स्पीड है वो कम है, क्योंकि आपकी ये मेन लाइन तो एक है, इसको सभी ने शेयर कर रखा है. ठीक है. तो फिज़िकली इस अरेंजमेंट को देख के आप बता सकते हो कि आपने कौन सी टोपोलॉजी को यूज़ किया है, बस टोपोलॉजी को. इसीलिए हम बोल रहे थे कि टोपोलॉजी का मतलब क्या है, कि फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क. सेकंड आता है आपके रिंग. ठीक है. तो रिंग में क्या है, आपका कंप्यूटर्स यहाँ पे हैं या आपकी नोड्स हैं, हम नोड्स वर्ड ही यूज़ करेंगे ज़्यादा, तो ये आपस में कनेक्टेड है सर्कल की फॉर्म में, तो इसे हमने बोल दिया रिंग. तो ये आपस में सिंगल वायर के थ्रू कनेक्टेड हैं और ये रिंग की फॉर्म में बने हुए हैं. ठीक है. तो अब इसमें क्या है कि अगर डाटा मान लो आपने N4 को डाटा भेजना है, इस वाली लास्ट नोड को आपने डाटा भेजना है और N1 ने भेजना है, तो वो किसके थ्रू भेजेगा, डाटा यहाँ से जाएगा N2 के पास, N2 देखेगा ये डाटा मेरे को बिलोंग नहीं करता, वो रिपीटर की तरह काम करेगा और डाटा N3 को भेजेगा, N3 भी देखेगा कि ये डाटा मेरे लिए नहीं बना, वो भी आगे डाटा सेंड कर देगा N4 को और N4 यहाँ से रिसीव कर लेगा. तो यानी कि अगर N4 को डाटा भेजना तो हमें इतना घूमना पड़ा, और ये जो सेंटर में नोड्स हैं अगर इनको डाटा बिलोंग करता है तो ये रिसीव कर लेती हैं, अदरवाइज़ ये क्या करती हैं, रिपीटर की तरह काम करती हैं, उसको डाटा को रिपीट करके आगे सेंड कर देती हैं. ठीक है. तो आपने एग्जाम में क्या लिखना होता है कि रिंग टोपोलॉजी, द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ रिंग, देयर इज़ नो स्टार्टिंग एंड एंड, इफ़ अ नोड रिसीव्स डाटा दैट डजंट बिलोंग्स टू इट, अगर वो कोई डाटा रिसीव करती है जो उसको बिलोंग नहीं करता, इट एक्ट एज अ रिपीटर एंड इट सेंड द डाटा टू द फर्दर नोड, वो अगली नोड को जो डाटा एज इट इज सेंड कर देती है. ठीक है. तो अब इसमें प्रॉब्लम दूसरी क्या है कि ये इस साइड को डिस्टेंस कम था, अगर ये जो सर्कल हमारा क्लॉकवाइज है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता तो हमारा डिस्टेंस कम होता. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ड्यूअल रिंग का कंसेप्ट, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं सिंगल रिंग का कंसेप्ट. यहाँ पे ड्यूअल रिंग भी हो सकती है. ड्यूअल रिंग का मतलब सेम वही हिसाब किताब है, आपको रिंग की फॉर्म में ही कनेक्ट करना है, पर वायर्स कितनी होगी, दोनों डायरेक्शंस में, एक इस डायरेक्शन में हो गई. ठीक है. ये आपकी क्लॉकवाइज, ये तो हमने पहले ही बनाई थी. एक आपकी अब एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से इस साइड को भी चल पड़ेगी. ठीक है. तो आपकी ड्यूअल रिंग होगी, इसको हम बोलते हैं ड्यूअल रिंग का कंसेप्ट. तो इस केस में क्या है कि जैसे N1 ने N4 को डाटा भेजना था, तो बजाय वो इतना घूम के डाटा भेजता, वो डायरेक्टली एंटी क्लॉक वायर को यूज़ करके यहाँ पे डाटा सेंड कर सकता था. तो अब इसकी भी कुछ एडवांटेजेस होंगी, कुछ इसकी डिसएडवांटेजेस होंगी, तो हम वो दोनों देख लेते हैं क्या एडवांटेजेस हैं. तो पहले एडवांटेजेस तो क्या है कि इसकी ईजी टू इंस्टॉल, क्योंकि आपको इंस्टॉल करना आसान है. सेकंड, इसमें कुछ कोलिजन नहीं होगी, आपका डाटा जो है एक दूसरे के साथ टकराएगा नहीं, क्योंकि एक ही वायर है और जो N1 ने डाटा भेजा है वो N2 को पास जाएगा, मतलब एट ए टाइम एक ही डाटा ट्रांसफ़र कर रहा है. यहाँ पे तो जैसे पहले में तो क्या था, शेयर्ड था,
आपके बस में, पर इसमें शेयर्ड नहीं है। N1 ने डाटा भेजा तो वो एट ए टाइम सिर्फ जब तक वो रिसीव नहीं होगा तब तक कोई और बंदा डाटा सेंड ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो डाटा की जो स्पीड है वो भी इसमें इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि एट ए टाइम एक ही डाटा जो है वो सेंड किया जा रहा है और पूरी की पूरी बैंडविड्थ एक ही जो डिवाइस है वो यूज़ कर रहा है, ठीक है। आपको प्रॉब्लम्स भी आसानी से मिल जाएंगी इसमें, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या होगी कि इसमें मोर केबलिंग कॉस्ट है, आपको केबल्स जो है वो ज़्यादा लगानी पड़ती हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ से अगर आप देखो तो एक कंप्यूटर के साथ 2 वायर्स अटैच हैं। यहाँ पे अगर आप सीधा सीधा हिसाब करो तो इसमें 8 वायर्स हैं और यहाँ पे कितनी लगनी थी, सिर्फ 5। अगर एक यहाँ पे नोड और भी लगा देते, 4 नोड्स हो जाती तो 4 वायर्स वो और ये एक मेन वायर तो 5, ठीक है। तो यहाँ पे वायर्स जो है आपको ज़्यादा लेनी पड़ती हैं, मोर केबलिंग कॉस्ट है। उसके बाद आपको ऐडिंग और रिमूविंग मुश्किल है। यहाँ पे ऐड और रिमूव में प्रॉब्लम आती है। कैसे आती है, मान लो ये आपने N2 यहाँ से डिलीट करना है तो ये कनेक्शन भी तोड़ना पड़ेगा, ये कनेक्शन भी तोड़ना पड़ेगा और यहाँ से एक नया कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो इसको ये बताना चाहिए कि मेरे आगे वाला बंदा जो नेटवर्क से बाहर है और इसको ये बताना चाहिए कि मेरे से पीछे वाला बंदा जो नेटवर्क से बाहर हो चुका है। तो आपको रिमूविंग में प्रॉब्लम आ गई। अगर मान लो नया बंदा ऐड करना है, यहाँ पे N5 ऐड करना है तो ये वाला कनेक्शन तोड़ना पड़ेगा, यहाँ से नया लगाओगे, यहाँ से इधर से नया लगाओगे, तो यानी कि N4 को बताना पड़ेगा कि तेरे आगे वो एक नया बंदा आ गया है और N1 को बताना पड़ेगा कि तेरे पीछे कोई नया बंदा आ गया, ठीक है। तो एडिंग और रिमूविंग इसमें क्या है, मुश्किल है, ठीक है। और फेलियर ऑफ वन नोड जो है वो आपके पूरे नेटवर्क को ख़त्म कर देता है। अगर यहाँ से N2 ख़त्म हो गया तो N1 की कनेक्टिविटी किसी के साथ भी अब नहीं रही क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। तो N1 डाटा किसको भेजता है, पहले N2 को, ठीक है। तो N2 तो है ही नहीं तो N3 को डाटा जाएगा नहीं, ठीक है। तो फेलियर ऑफ वन नोड अफेक्ट्स द कंप्लीट नेटवर्क। आपका कंप्लीट नेटवर्क के ऊपर इफेक्ट पड़ जाता है अगर आपकी एक भी नोड जो है वो ख़राब हो जाए। अब थर्ड जो इसकी टाइप है दैट इज़ स्टार, ठीक है। थर्ड क्या है आपकी, स्टार। तो स्टार दैट इज़ इक्वलेंट टू क्लाइंट सर्वर, जो हमने पहले स्टडी किया है। जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर था उसके साथ ये मिलती जुलती है। तो यहाँ पे आपका सेंटर में क्या होता है, सर्वर, इसके साथ आपकी नोड्स कनेक्ट होती हैं N1, N2, N3 और यहाँ पे N4। तो अगर N1 ने डाटा N3 को भेजना है तो ये डायरेक्टली आपस में कनेक्टेड नहीं है, किसके थ्रू भेजेंगे, सर्वर के थ्रू, ठीक है। तो ये वही जो आपने क्लाइंट सर्वर में स्टडी किया वो सेम यहाँ पे आएगा। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि ईज़ी टू सेटअप, आप आसानी से इसको सेटअप कर सकते हो। सेकंड, इसमें क्या है कि आपको एडिशन जो है वो एडिशन या डिलीशन है वो आसान है। इसमें आसान है क्योंकि आपको किसी और के साथ कोई कनेक्शन नहीं देना, सिर्फ सर्वर के साथ कनेक्शन देना है, ठीक है। आपको प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना भी ईजी है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस इसमें क्या है, अगर सेंट्रल सर्वर ख़राब हो गया, अगर सर्वर फेल हो गया, सेंटर वाला सर्वर अगर फेल हो गया तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। आपका सारा का सारा जो नेटवर्क है वो डाउन हो जाएगा। इसमें केबलिंग कॉस्ट भी ज़्यादा है। इसमें भी केबलिंग कॉस्ट कैसे ज़्यादा है, क्योंकि जितने भी नोड्स लगाओगी उतने केबल्स आपको लगानी पड़ेंगी क्योंकि शेयरिंग तो आपस में है ही नहीं, ठीक है। और जो आपकी कॉस्ट ऑफ सर्वर है वो भी हमेशा हाई होती है, कॉस्ट ऑफ सर्वर की भी हाई होती है, ठीक है। तो ये इसके क्या है डिसएडवांटेजेस। अब जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज़ मैश। फोर्थ आपकी टाइप की आएगी मैश। तो मैश का मतलब होता है वैसे गूंथना, यहाँ पे आप जाले की तरह ले सकते हो। तो मैश में क्या होता है कि ईच नोड इज़ कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड, मतलब एक नोड दूसरी हर नोड के साथ जो है वो कनेक्टेड होती है। जैसे यहाँ पे ये एक नोड आ गई, ये मान लो 4 नोड्स हैं यहाँ पे। तो अब ये क्या करेंगे आपस में, अगर ये सारी जैसे ये 1 है, ये 2 मान लो, ये 3 और ये 4। तो अगर 1 इसमें हमने क्या पढ़ा, ईच नोड, हर नोड दूसरी हर नोड के साथ कनेक्टेड है। तो 1 को 2 के साथ भी कनेक्ट कर दो, 4 के साथ भी, 3 के साथ भी। अब 2 को 1 के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है, 4 के साथ भी कर दो और 3 के साथ भी कर दो। 4 1 के साथ भी कनेक्टेड है, 2 के साथ भी कनेक्टेड है, 3 के साथ भी इसको कर दो। तो यानी कि एक नोड हर दूसरी नोड के साथ यहाँ पे कनेक्टेड होती है। तो इसे बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। इसमें क्या है कि 4 की, जैसे अब मान लो 1 ने 4 को डाटा भेजना है तो एक तो वो डायरेक्टली भेज सकता है, अगर बाई चांस ये लाइन काम ना कर रही हो तो वो बाया 2 के थ्रू भी भेज सकता है, ठीक है। अगर बाई चांस ये लाइन भी काम ना कर रही हो तो 1 को 2 के पास भेजेगा, 2 के बाद 3 के पास जाएगा, 3 के बाद वो 4 के पास आ सकता है। मतलब इसमें मल्टीपल वेज होते हैं, बहुत तरीके हैं कि आपने डेस्टिनेशन तक डाटा किसी ना किसी तरह आपका पहुंच ही जाएगा।
तो ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम यूज़ करते हैं, नॉर्मली हम मिलिट्री में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसकी एडवांटेजेस क्या हैं और इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं वो हम देख लेते हैं। तो एडवांटेज इसकी क्या है कि ये सबसे रोबस्ट है। रोबस्ट मतलब फेल जल्दी नहीं होगा बहुत, क्योंकि मल्टीपल वेज हमारे पास हैं। एक अगर लाइन कनेक्शन टूट भी जाता है तो हमारे पास दूसरी लाइन है जिसके थ्रू हम डाटा जो है सेंड कर सकते हैं। उसके बाद क्या, कंजेशन की प्रॉब्लम नहीं आती, मतलब भीड़ भड़के वाला को काम ही नहीं है, क्योंकि सभी के पास अपने अपने कनेक्शन है, वो सीधे सीधे डाटा सेंड कर सकते हैं, तो वहाँ पे कोई कंजेशन भी नहीं होगी। फास्टर ट्रांसमिशन भी हो जाएगा, आपकी डाटा की जो स्पीड है वो भी ज़्यादा होगी इसमें, ठीक है। और सबसे बढ़िया बात क्या है, इसमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको आर्मी में यूज़ करते हैं, क्योंकि हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, बीच में अगर कोई शेयरिंग कर ही नहीं रहा तो प्राइवेसी और सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। वो बात अलग है कि इनकेस अगर ये कनेक्शन ही ख़राब हो जाए तो आपको थ्रू अदर डिवाइसेस भी आप इस तक पहुंच सकते हो, बट फिर भी इसमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी जो है वो ज़्यादा होती है। डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहले तो इसकी होती है हाई केबलिंग कॉस्ट। हाई केबलिंग कॉस्ट का इसका फॉर्मूला होता है n-n/(n-1/2). तो ये आपको पेपर में भी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ द केबलिंग कॉस्ट ऑफ मेश टोपोलॉजी। तो मतलब अगर आपको n नोड्स को कनेक्ट करना है तो उसको आपको कितनी केबल्स लगेंगी। जैसे यहाँ पे 4 नोड्स को हमने कनेक्ट किया तो n की वैल्यू 4 होगी, 4 4 - 1 2, तो ये 4 × 3/2, तो ये आ जाएगा 2, यहाँ से ये 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो आप काउंट करके देख लो, 4 नोड्स को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास कितनी वायर्स लगी हैं, 6, ठीक है। तो हाई केबलिंग कॉस्ट होती है, इसी के कारण इसकी जो है इंस्टॉलेशन डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल। आपको जो है इंस्टॉल करना भी इसको जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आपको हर नोड को हर दूसरी नोड के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। 5th आपकी टाइप आती है ट्री। तो ट्री में क्या है, इट इज़ अ वेरिएशन ऑफ स्टार। जो आपने स्टार टोपोलॉजी पढ़ी उसी की ये वेरिएशन है ट्री। तो स्टार में हमने क्या देखा कि यहाँ पे आपका एक सर्वर लगा हुआ है, यहाँ पे भी आपका एक सर्वर लगा हुआ है, हमने 2 स्टार ले लिए हैं, यहाँ पे भी नोड 4 कनेक्टेड है, यहाँ पे भी कुछ नोड्स जो हैं आपके कनेक्टेड हैं। तो हम नंबरिंग कर देते हैं, ये n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 और n8। तो ये आपके 2 स्टार हैं, ये फर्दर किसी और सर्वर के साथ अगर कनेक्ट हो गई तो ये आपका क्या बन गया, ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। तो ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है कि जो आपकी नोड्स होती हैं दैट आर अटैच्ड टू द सेकेंडरी हब्स। तो इस लेवल पे, अब ये लेवल वाइज हायरार्किकल रिलेशनशिप बन गया, तो इस लेवल पे जो हब्स लगी हैं इनको बोलते हैं सेकेंडरी हब, और ये जो सेंटर में लगी हुई है इसको बोलते हैं सेंट्रल हब। तो सेंट्रल हब के साथ भी नोड्स कनेक्टेड हो सकती हैं, पर उसके साथ हम कम नोड्स कनेक्ट करते हैं, ज़्यादा जो मैक्सिमम नोड्स हैं दे आर कनेक्टेड टू द सेकेंडरी हब। तो अगर इन नोड्स ने, अगर 2 नोड्स जिन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना है वो सेम ही हब पे हैं, फिर तो वो सेकेंडरी हब का किला यूज़ करके डाटा ट्रांसफ़र कर लेती हैं। अगर उन्होंने किसी और नोड को सेंड करना है, जैसे मान लो n3 ने डाटा सेंड करना है n6 को, तो वो पहले सेकेंडरी हब के पास डाटा जाएगा, सेकेंडरी हब से वो सेंट्रल हब के पास, सेंट्रल हब के पास सेकेंडरी हब के पास, तो यहाँ से आएगा। तो इसमें ये क्या करती हैं, ये एक्टिव पैसिव का रोल जो है मतलब फॉलो करती हैं। जैसे सेकेंडरी हब इस केस में क्या करेगी, n3 ने सेकेंडरी हब को डाटा भेजा, अब ये उसको रिपीट करके से सेंट्रल को भेजेगी। हुई डाटा अब किसने यूज़ करना, मेनली सेंट्रल हब ने, रिस्पॉन्सिबल कौन है, सेंट्रल हब। तो अब ये यहाँ पे फिर सेकेंडरी हब को डाटा चला जाएगा, तो ये क्या बिहेव करेगी, एज अ रिपीटर। तो ये एज अ पैसिव मतलब एक कनेक्शन की तरह काम करेंगे सिर्फ, ठीक है। तो इसकी एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं वो हम देख लेते हैं। तो इसकी जो पहली एडवांटेजेस होती हैं कि आपकी जो सेंट्रल हब के साथ बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्ट हो गई। अब वैसे तो एक सर्वर के साथ देखिए हमने 4 डिवाइसेस कनेक्ट किए हैं, पर अगर आप सेंट्रल के साथ देखो तो आपकी टोटल 8 डिवाइसेस कनेक्ट होगी, तो आपकी मोर डिवाइसेस कनेक्ट हो जाती हैं सेंट्रल हब के साथ, ठीक है। आप प्रायोरिटाइज कम्युनिकेशन को जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हो। प्रायोरिटाइज कम्युनिकेशन, प्रायोरिटाइज का मतलब क्या है कि आपने प्रायोरिटी दे दी कि आपने सिर्फ इस वाले जो ग्रुप को ही डाटा सेंड करना है और इसको सेंड नहीं करना, तो आप प्रायोरिटी इसको दे सकते हो कि आप इसका डाटा पहले ट्रांसफ़र कर लोगे या इसको डाटा सेंड कर लोगे, तो ये काम भी आप इसमें कर सकते हो। डिसएडवांटेज इसकी सेम वही है कि अगर आपकी सेंट्रल हब फेल हो जाती है तो सब कुछ फेल, ठीक है। और केबलिंग कॉस्ट तो इसकी है ही है, हाई केबलिंग कॉस्ट, कि आपकी केबल जो है वो ज़्यादा यहाँ पे यूज़ होगी, ठीक है। अब जो लास्ट टाइप है दैट इज़ हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है, मिक्सचर।
आपने किसी भी जो आपने अभी तक 5 टाइप्स की जो भी आपने टपोलॉजीज पढ़ी हैं, अगर आप इनको मिक्स कर देते हो दोनों की एडवांटेजेस का यूज़ करने के लिए, तो उसे हम बोल देते हैं हाइब्रिड। फॉर एग्जांपल जैसे ये बस टपोलॉजी है, उसमें कुछ आपकी नोड्स कनेक्टेड हैं N1 N2, और यहाँ पे आप कोई सर्वर कनेक्ट कर दो, इसके साथ आप अलग से नोड्स कनेक्ट कर दो N3 N4 N5 N6 और यहाँ पे N7। तो ये क्या किया आपने, ये वाला हिस्सा क्या बन गया आपका स्टार टपोलॉजी का, और बाकी क्या बन गया आपका बस का। तो आपने क्या कर दिया, बस टपोलॉजी प्लस स्टार टपोलॉजी दोनों को यूज़ कर लिया, इसलिए इसको क्या बोल दिया हम, हाइब्रिड। तो हाइब्रिड में क्या होता है कि हमने दो टपोलॉजीज़ का अगर एडवांटेजेस का फ़ायदा उठाना होता है तो हम दो टपोलॉजीज़ को क्या कर देते हैं, इकट्ठा मिक्स कर देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं हाइब्रिड टपोलॉजी। So I hope these concepts are clear to you. In case you face any difficulty, you can contact me. I'll definitely help you out. Thank you very much.